हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज होता क्या है, पहले इसको समझेंगे कि डिस्क बल्ज होता क्या है, किस लेवल पे होता है, उसको मैनेज कैसे करना है और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। मतलब प्रॉब्लम, अगर पेशेंट को डिस्क बल्ज हुआ तो उसको सिम्टम्स क्या प्रेजेंट होंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि डिस्क बल्ज होता क्या है। डिस्क बल्ज को समझने के लिए सपोज दिस वन इज द वर्टिब्राज, जैसे सपोज दिस वन इज द L4 वर्टिब्राज, दिस वन इज द L5, दिस वन इज द S1, दिस वन इज द L3। तो मैक्सिमम जो हमारा डिस्क बल्ज होता है L3, L4, L5, S1। बेसिकली L3 पे बहुत ही कम देखने को मिलता है बट डिस्क बल्ज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्क बल्ज जो होता है L4, L5 और S1 के बीच में होता है। तब हम समझते हैं कि डिस्क बल्ज होता क्या है। जब भी कोई पेशेंट फॉरवर्ड बेंडिंग करता है, मतलब आगे की तरफ झुकता है, तो उसकी एक वर्टिब्राज जो होती है आगे की तरफ शिफ्ट होती है, दूसरी पीछे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करती है। तो आपको आगे और पीछे में ये समझना होता है, जब अब हमारा शिफ्टिंग आउट हो रहा है तो दिस वन इज द लिस्थेसिस, बट इन वर्टिब्राज जब कोशिश कर रही है कि आगे पीछे होने की, तो एक गुद्दा होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, वर्टिब्राज के बीच में होता है, वो आगे की तरफ निकल जाता है। तो जब आप MRI देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि गुद्दा जो है बाहर की तरफ निकला होता है, यानी कि ब्लैकिश मार्क दिखेगा L4, L5 या L5, S1 के बीच में, यानी कि जो गुद्दा है दोनों के बीच में, जिसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, वो बाहर की तरफ शिफ्ट आउट हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब कोई पेशेंट आगे की तरफ झुकता है, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग किया, तो हमारा गुद्दा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। ये एक बार में नहीं होता है। बेसिकली हमारा जब रिपीटेटिव मूवमेंट, यानी कि जब 4 से 5 बार 6 बार पेशेंट जो है आगे की तरफ झुकने लगा, झुकने की वजह से हमारा गुद्दा बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज, यानी कि बल्जिंग आउट हो जाना, बाहर की तरफ निकल जाना। अब हम समझते हैं कि डिस्क बल्ज क्यों होता है। जब भी आप आगे की तरफ झुक रहे हो रिपीटेटिव मूवमेंट में, तो हमारा डिस्क बल्ज होने के मैक्सिमम चांसेस है। कहाँ पे होता है, तो L4, L5, S1 रीजन पे मैक्सिमम चांसेज होते हैं होने के डिस्क बल्ज। अब हम समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब प्रॉब्लम्स क्या होगी पेशेंट को। तो पहला प्रॉब्लम जो होता है, जब पेशेंट आगे की तरफ झुकता है, डिस्क बल्ज आउट होता है, तो उसको सीवियर पेन होता है। जब भी वो आगे की तरफ झुक के कोई सामान उठाएगा, तो उस पेशेंट को L4, L5, S1 रीजन पे, यानी कि रीढ़ की हड्डी के निचले वाले हिस्से पे पेन बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा सिम्टम्स कभी कभी देखने को मिलता है कि जब पेशेंट वो बैठता है और स्लाउच पोस्चर्स में, मतलब आगे की तरफ झुक के बैठता है, तब पर भी उसको पेन क्रिएट ज़्यादा होता है। ये तो हो गया कि आइडेंटिफाई करने का तरीका बेसिकली उसके पोस्चर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब आप अगर MRI कराते हो या एक्सरे कराते हो, तो उसमें प्रॉपर दिख जाता है कि किस लेवल पे पेशेंट को डिस्क बल्ज है। अब डिस्क बल्ज से बचना कैसे है, डिस्क बल्ज से बचने का 3 तरीका होता है। एक तो आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो चल रहा है, वो मेडिसिन डॉक्टर्स ने दी है आपको बहुत सारा, जैसे निकोक्सी IMR, अल्ट्रासेट आधा गोली, कैल्शियम की टैबलेट चला दिया, कोई क्रीम लगा दिया कि मसल स्पाज्म वगैरह है तो मैनेज हो जाए। तो यह हमारा था मेडिसिनल ट्रीटमेंट। दूसरा होता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में HWD, टेंस लगा के मशीनों द्वारा सेकाई करके हम मैनेज करते हैं। तीसरी जो चीज़ है हमारा पोस्चरल करेक्शन। सपोज आपको फॉरवर्ड फ्लैक्शंस में पेन हो, आगे की तरफ झुकने की वजह से जो डिस्क बल्ज आउट हुआ है, तो हमारे सारी एक्सरसाइजेज जो है स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि कभी भी जब वो खड़ा हो तो थोड़ा स्पाइन को एक्सटेंड करके रखे, यानी कि पोस्चरल करेक्शन। पहला था मेडिसिनल ट्रीटमेंट, दूसरा था फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, तीसरा था पोस्चर एजुकेशन। पोस्चर को करेक्ट करा के हम इस डिस्क बल्ज को मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच।